वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएच रहमान में। आज हम करने वाले हैं वन क्लास 10th में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन है हमें क्या बता रहा है, इस क्वेश्चन में हमें एलिवेशन एक वर्ड आया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, उनको कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी अगर जिस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है और उसको एलिवेशन के बारे में पता है, तो वो इतने वाले रेशियो में आगे वीडियो को बढ़ाता है। तो एंगल एलिवेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो करना चाहूंगा। ये स्क्रीनशॉट आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। एक्चुअली में जो अभी तक आप करते आ रहे हो, तो जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हुए हो और यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, ये दो आंखें आपकी हैं, आप देख रहे हो, आपकी ये आईज है। सो ये मैं बना देता हूँ, आईज की तरह ही बना देता हूँ, ये आपकी आंख है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से स्टार्ट होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से स्टार्ट होता है और आप यहीं से ये देखते हो ऐसे, ठीक है। इसके साथ ही आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा कि जो दूसरी चीज है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके साथ ही मुझे सही रहेगा कि ये बताना कि दूसरी एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, इन केस आप इधर से देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो और आप नीचे की साइड देख रहे हो, ठीक है, नीचे की साइड देख रहे हो, आपकी आईज इधर है और आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन जो होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। जैसे ये आपकी, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे तो आपकी सीधी आंख ऐसे जा रही है, ठीक है। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि डिस्पर्जन इधर बना हुआ है। तो जैसे कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई नीचे कोई चीज है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दूं, बना दिया, ठीक है। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे देख रहा हूं। अब मेरा ऐसे सीधी लाइन जाएगी, ठीक है, ये सीधी लाइन जाएगी, ये एक सीधी लाइन ये हो गई और मेरा जो एंगल बनेगा वो नीचे बनेगा। सो अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मुझे ये देखना है वो मेरे से कितनी दूर है, वो चीज मुझसे कितनी दूर रखी हुई है। सो मैं जो है हाइट देखूंगा उसकी, या कि ये चीज यहाँ नीचे इतनी दूर है और यहाँ से एक तरह का बेस निकलेगा। सो वो जो बेस होगा, वो जो इमेजिनरी बेस होगा, वो एक इमेजिनरी बेस होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इमेजिनरी है नहीं वो, लेकिन वो है, वो पर्टिकुलर चीज, वो लाइन हमने ड्रॉ करी है। जैसे आपने देखा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक नॉर्मल लाइन को हम इमेजिन कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर एक लाइन को इमेजिन किया गया है। सो ये एक लाइन ऐसे जा रही है और मेरे नजर उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और उस लाइन से और इस लाइन ऐसे जो मेरी नजर जा रही है उसके बीच का एंगल जो बोला जाएगा वो एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोला जाएगा। सो कुछ इस टाइप से ये बनेगा कि ऐसे जो लाइन जा रही है और ऐसे ये जो लाइन जा रही है ये हो जाएगा। अगर आप ये बोलते हो कि सर ये डिस्पर्शन कितना होता है, तो जितना डिस्पर्शन होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। सो एंगल ऑफ डिस्पर्शन कितना होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है ये भी देख लो। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन तो अभी तक हम करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में कि किस तरह था, लेकिन एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या है। एंगल ऑफ डिस्पर्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये कैसे बोल दिया आपने कि दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो बच्चों याद करो, दो पैरेलल लाइन होती हैं, कुछ याद आया, दो पैरेलल लाइन होती है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ट्रांसफर कर दूं, ऐसे बना दूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है कि नहीं, बोलो होता है नहीं। इसको क्या बोलते थे हम, इंटीरियर एंगल। सो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि अगर मैं देखो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है और ऐसे ये सीधी लाइन जा रही है, ये भी 90 है ना।
ये जो लाइन जो हम इमेजिन करेंगे इससे पैरेलल होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो पैरेलल लाइन, ये जो इमेजिनरी पैरेलल लाइन है, ये इससे पैरेलल है और ये एक तरह से काम कर रही है ट्रांसवर्सल का, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन एलिवेशन के इक्वल अपने आप ही हो जाएंगे। आपको भूलना नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिस्पर्जन के इक्वल होता है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन पर। कोई एक चीज और बताना चाहूंगा इस चैप्टर का, पहले आप सेंस एक और चीज समझ लीजिए। आपने कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट में इस तरह की कोई चीज देखी होगी, ये क्या होता है ना? बच्चे कहते हैं, मतलब बहुत से लोग जिनको नहीं पता होता वो लोग कहते हैं कि सर कोई शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हाँ कोई वीडियोग्राफी कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये चीज क्या होती है, इसको एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो उसकी चैप्टर नंबर 9 के पहले ही पेज पर आपको मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है थियोडोलाइट। और यहाँ पर पहले ही उसमें आपको पूरा का पूरा एक छोटा सा इसका बेसिक सा एक पूरा का पूरा डिटेल भी आपको गिवन है। आप इसको पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? वैसे मैं इतना बता सकता हूँ, इसको जो यूज किया जाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो एंगल्स निकाले जाते हैं, ये जो एंगल्स निकाले जाते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि देखो हम लोग ना हाइट को या डिस्टेंस को फुट से या पाम से, कुछ लोग करते हैं ना कि 1 2 है ना, ऐसे 2 हथेली 3 हथेली ऐसे कर लेते हैं, या स्केल से है ना आप लोग कर सकते हैं, या इंच टेप से भी कर लेते हैं। बट हम लोग किसी एंगल को कैसे नापेंगे? आप क्या हाथ लेके जाओगे कि ये इतना ऐसे ओपन हो रहा है, इतना हो रहा है या इतना हो रहा है ना? ऐसे तो नहीं। उसके लिए एंगल्स को निकालने के लिए हमें थियोडोलाइट की जरूरत होती है, इस इंस्ट्रूमेंट, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जो कि हमें ये बताता है कि ये चीज कितने एंगल्स पे हमें शो कर रहा है और कितना ये हमें इसको बनाना है, कितनी बड़ी ये हाइट होनी चाहिए, कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए, कितनी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए। अगर हम डग भी कर रहे हैं, कहीं पर खुदाई कर रहे हैं, उसमें भी हमें थियोडोलाइट की जरूरत पड़ सकती है। वो आप एंगल ऑफ डिस्पर्जन से भी समझ सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर। एक टॉप है ग्राउंड का, ठीक है? तो ये मैं तो दिखाई देता हूँ। तो इसमें बोला है कि जो टॉप है, एक ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से एक टावर है, टावर एक सीधा ही खड़ा होगा। अब हर कोई बिल्डिंग जो है वो तो जो टावर है वो सीधा ही खड़ा होगा ना, सीधा ही होगा, 90 डिग्री एंगल पे ऐसे होगा। और एलिवेशन जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना? यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ से देख रहे हैं। अब बच्चे एक बात बताओ, ग्राउंड से देख रहे हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि 30 मीटर दूर है इसकी ग्राउंड से यहाँ तक, फुट से यानी पैदल चल के जाएंगे तो 30 मीटर है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है बच्चों। अब आगे अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट। अब टावर की हाइट फाइंड आउट कर दो कि टावर की हाइट कितनी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान दिख रहा है। ए बी सी बच्चे, यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। वही पढ़ लो, पंडित बद्री प्रसाद हाँ जी हूँ बोलो, सोना चांदी तोड़ दो। तो आपको क्या निकालना है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। आपको गिवन क्या है, बेस गिवन है। बेस के हिसाब से कौन कौन सी चीज चल सकती है, कॉस या टेन। कॉस चल सकती है, टेन, लेकिन आपको कॉस जब चलाते जब आपको हाइपोटेनियस निकालनी होती, बट यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, 10 में आ रहा है, और 10 30 आपको निकालना है। तो 10 30 यहाँ पर कीजिए,
tan 30 डिग्री। अब ये tan 30 डिग्री होता कितना है? tan 30 डिग्री फाइंड आउट कर लीजिए। और tan 30 AB ये है, BC ये है, और tan 30 कितना होता है? 1/√3। AB हमें पता नहीं है, जो कि इसकी टावर की हाइट है, और BC कितना है? BC है आपका 30। तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, ये भी आ गया। अब ये क्या है? इरेशनल नंबर है, तो इसको पहले रेशनल में बना दो। √3 नीचे है, मल्टीप्लाई हम √3 से ऊपर नीचे करेंगे, और ये आ जाएगा आपका 30√3/3। 3 से ये चला गया, बचा गया 10√3। ठीक है, तो आपकी हाइट ऑफ टावर आपकी 10√3। तो आप पीछे से भी चेक कर सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10√3। सो ये क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा हुआ, आप इसको नोट कर सकते हैं ना। आई होगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।